हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा क्या? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को यानी साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना जाना लगे। अब आगे देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में तो व्यवहार था, उससे पहले 16, 17, 18 और 19 जो सेंचुरी थी या शताब्दियाँ थी, उसमें मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए यहाँ जैसे दिया हुआ है, 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान यानी स्टडी ऑफ सोल कहते थे, जिसमें हमारे नाम जुड़ते हैं प्लेटो के, एरिस्टोटल के, डेस्कार्ट्स के। उसके बाद 17th सेंचुरी में इसे मन का विज्ञान यानी स्टडी ऑफ माइंड कहा जाने लगा, जिसमें नेम जुड़े हैं लाइबनिज, कैंट, ह्यूम, होब्स और जॉन लॉके। उसके बाद 18th और 19th दोनों सेंचुरी में ही इसे मानसिक क्रियाएं या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चेतना का विज्ञान या अध्ययन दिखेगा एग्ज़ाम में, तो आप किसी पे भी टिक कर सकते हैं, जिसे मेंटल एक्टिविटीज़ और कॉन्शियसनेस की स्टडी बोलते हैं। और लास्ट 20 जिसमें नाम जुड़ता है विलियम वुंड और विलियम जेम्स का। लास्ट 20th सेंचुरी जिसे व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं। अब वॉटसन तो है ही है, उसके साथ अगर स्किनर और वुड्सवर्थ भी देखने को मिले तो उसमें भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 62। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका आंसर है बी होना चाहिए, परिपक्वता यानी मेच्योरिटी और अनुभव यानी एक्सपीरियंस। इनमें जब डेवलपमेंट होता है और हमारे में जो चेंजेस आते हैं, इसका मतलब हमारा विकास हो रहा है, हमें डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? तो वो दिलाया है विलियम जेम्स ने। 64। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। हाँ जी, इसके काफ़ी सारे सिद्धांत होते हैं और इसमें एक मेन टर्म ये भी होती है सिफेलोकैडल। सिफेलोकैडल होता है जब हमारा जो विकास है मेनली वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी पहले सिर, फिर धड़ और फिर लास्ट में पैर, जिसे हम हिंदी में अधोमुखी दिशा भी बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? मैकडूगल ने आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना? तो मैकडूगल का आंसर आएगा रिलेटेड चेतना से। और अगर कहीं भी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत यानी इंस्टिंक्ट थ्योरी आपको गिवन हो तो वहाँ पे भी मैकडूगल ही आएगा आंसर। और यही मूल प्रवृत्ति का सबसे पहले प्रयोग ही किया था विलियम जेम्स ने, लेकिन इनसे रिलेटेड जो नाम है वो मैकडूगल का ही जुड़ता है। और मूल प्रवृत्ति है क्या? ये एक स्प्रिंग बर्ड का कार्य करती है, जो हमारे में जन्मजात जो हमारे मनोशारीरिक उपद्रव होते हैं, जो साइकोफिजिकल हमारी चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने बात की है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? बाल मनोविज्ञान है तो मेन जो है कॉन्सेप्ट वो बच्चे पर आधारित है। सेंटर पॉइंट जो है हमारा यहाँ बालक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या वॉटसन? तो दर्शन शास्त्र का अंग था ये अरस्तु के टाइम पर।
आई नेक्स्ट क्वेश्चन 68। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो इसका आंसर आएगा सी, विकासीय विधि। जब उसमें डेवलपमेंट दिखेगी वृद्धि और विकास के अध्ययन करने के लिए हमें सबसे अच्छी यही डेवलपमेंटल विधि ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं 69। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी? तो इसका आंसर आएगा डी, सभी। सेंटर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट ही है, लेकिन वैसे अगर मेन होते ये सारे हैं, शिक्षार्थी भी, सीखने की प्रक्रिया भी और अध्यापक भी। नेक्स्ट, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक और दो, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों ही। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? मन, आत्मा, चेतना या व्यवहार? ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। 16वीं सेंचुरी में इसे आत्मा का जो विज्ञान है कहा गया है और सबसे पहले उसी के रूप में इसे चुना गया है, स्वीकार किया गया है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का एक भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, जबकि उद्देश्य भी ज़रूरी है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी ज़रूरी है और अधिगम का अनुभव भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षणिक पिछड़ापन? तो इसमें आंसर आएगा शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? थॉर्नडाइक के हिसाब से शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि और चिंतन और कल्पना? तो थॉर्नडाइक के हिसाब से है चिंतन और कल्पना, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना? तो इसका आंसर आएगा अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो हाँ जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सृजनशीलता। तो सृजनशीलता में जो होता है गुण, वो अधिगमकर्ता को जो है वो अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या प्लेटो? तो इसके हिसाब से, पेस्टोलॉजी के हिसाब से जो शिक्षा है वो व्यक्ति के अंदर की ही शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब शिशु अपनी आँख, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो ये हम प्याजे की जो अवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जब आँख, कान, हाथ के बारे में होगा तो इंद्रियों से रिलेटेड, यानी हमारे सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड बात चल रही है, तो वो इसका आंसर इंद्रिय जनित स्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह है वह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इसका आंसर आएगा शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? अपनी वृद्धि और विकास हेतु बेंडूरा, मैस्लो, स्किनर या प्याजे? तो इसका आंसर आएगा मैस्लो। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।